सत्र की अध्यक्षता कर रहे साहित्य जगत के पितामह प्रोफेसर प्रजापति आचार्य भगवान और व्याकरण शास्त्र के मूर्धन विद्वान प्रोफेसर भट्ट साहब, प्राकृत व्याकरण के वर्तमान समय में ज्ञाता कहे जाने वाले प्रोफेसर दीनानाथ शर्मा जी, पार्श्व विद्यापीठ के निदेशक प्रोफेसर एस पी पांडे जी, डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह जी, डॉक्टर रमेश चंद्र गुप्ता जी, उपस्थित विद्वजन। मैं पार्श्व विद्यापीठ वाराणसी से हूँ, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक वाह शोध केंद्र है जैन विद्या के क्षेत्र में, आज अपना काफी नाम कमाया हुआ है। मैं पुस्तकालय विज्ञान और साहित्य का छात्र हूँ। मेरा पीएचडी, मेरा शोध जो है जैन कोश साहित्य पे है। आज मेरा पत्र वाचन का विषय है आचार्य हेमचंद्र और देसी नाममाला। इसमें जो भी कुछ त्रुटियां हो, मैं विद्वजन से उसमें संशोधन करने का प्रयास अपेक्षा करूंगा और सुधार करूंगा, और समय का अभाव है, इसके चलते मैं अपना जो है पेपर शुरू कर रहा हूँ। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनमें एक साथ ही व्याकरण, अलंकारिक, दार्शनिक, साहित्यकार, पुराणकार, कोशकार, छंदोनुशासक, धर्मोपदेशक और महान युग कवि का अन्यतम समन्वय हुआ है। अतएव अन्य आचार्यों एवं कवियों से कहीं बहुत अधिक सम्मान एवं श्रद्धा के अधिकारी हैं। श्री श्रोम परतूरी ने 7-8 काव्य में इनका गौरवपूर्ण उल्लेख किया है। विद्यांबो निधि, मंत्र मंदर गिरी श्री हेमचंद्र गुरु ग्रंथों की सर्वांगपूर्णता, वैज्ञानिकता और सरलता की दृष्टि से इनका स्थान अद्वितीय है। श्री हर्ष के दरबार में जो स्थान बाण भट्ट का है, प्राय वही स्थान 12वीं शताब्दी में चौलुक के वंशोद्भव गुर्जर नरेंद्र, शिरोमणि सिद्धराज जय सिंह एवं कुमारपाल के इतिहास में श्री हेमचंद्र आचार्य जी ने लिखा है। आचार्य हेमचंद्र जी ने अनेक कोशों की रचना की है, जिसमें अभिधान चिंतामणि, अनेक का संग्रह, निगंध विशेष, और इन कोशों की इन्होंने अनेक टीकाएं लिखी हैं। हम अंदर नहीं जाएंगे। और मेरा जो विशेष अध्ययन है, मैंने टॉपिक लिया देसी नाममाला कोश पे लिया हुआ है। देसी नाममाला के बारे में बताऊंगा। यहाँ हम अपने अध्ययन को इसी कोश तक सीमित रखेंगे। देसी नाममाला आचार्य हेमचंद्र की विशेष रचना है। इस कोश का प्रथम संपादन आर पिसल द्वारा 1880 ईस्वी में किया गया है। इसका द्वितीय संस्करण 1938 में प्रकाशित हुआ है। पिसल महोदय ने अनेक पांडुलिपियों के आधार पर इसका संपादन किया है। पाठांतर के लिए विशेष टिप्पणियां जोड़ी है। संपादक ने 2 परिशिष्ट में क्रमशः शब्दमाला एवं धातुमाला का आकार आदि क्रम से संग्रह किया है। देसी शब्द तथा उसका संस्कृत अर्थ, अंग्रेजी अर्थ, स्थान निर्देश एवं धातुमाला में तत् धातु के एक रूप का निर्देश करके कोश की उपयोगिता को बढ़ा दिया है। ग्रंथ के प्रयोजन के विषय में आचार्य हेमचंद्र ने स्वयं ही प्रकाश डाला है। सौभाग्य वृत्ति में आचार्य लिखते हैं कि हम सारे शब्दों को अनुशासित करना चाहते हैं। संस्कृत आदि भाषा का अनुशासन हमने सिद्ध हेमचंद्र के नाम से किया है। अब हम देश शब्दों का अनुशासन करना चाहते हैं। हेमचंद्र ने देसी नाममाला के 3 श्लोक में देसी शब्द के विषय में अपना विचार इस प्रकार रखा है। जो शब्द व्याकरण से सिद्ध नहीं है, संस्कृत कोशों से संबद्ध नहीं है, लक्षण तथा व्यंजनाशक्त से जिनका अर्थ घटन संभावित नहीं है, वैसे शब्दों को देसी नाममाला में संग्रहित किया गया है। देसी नाममाला में 8 वर्ग हैं। प्रथम वर्ग में 174 गाथाएं, द्वितीय वर्ग में 112 गाथाएं, तृतीय वर्ग में 62 गाथाएं, चतुर्थ वर्ग में 51 गाथाएं, पंचम वर्ग में 63 गाथाएं, षष्ठ वर्ग में 148 गाथाएं, सप्तम वर्ग में 96 गाथाएं, अष्टम वर्ग में 77 गाथाएं, कुल मिलाकर 783 गाथाएं हैं। इसका वर्ग विभाजन स्वर आदि क्रम से, अर्थात प्रथम वर्ग में ऐसे शब्द का संकलन है जो स्वरों अ, आ, ई, उ, ए, ओ से शुरू होते हैं। वर्ग के प्रारंभ में द्वैअक्षर शब्द के बाद त्रय अक्षर, चतुरक्षर, पंचाक्षर और इसी तरह क्रम से कहीं कहीं 8 अक्षरों तक के शब्द संकलित हैं। इनका निर्देश हेमचंद्र स्वयं ही अथ, द्वैअक्षर, त्रय अक्षरा इत्यादि का कर देते हैं। एकार्थक और अनेकार्थक शब्दों का निर्देश भी वे चलते हैं। द्वितीय वर्ग कंठ व्यंजन वर्ग कहलाता है। इसके अंतर्गत क्रमशः क, ख, ग, घ व्यंजनों से प्रारंभ होने वाले देसी शब्दों का संकलन किया गया है। तृतीय वर्ग में ताला व्यंजनों च, छ, ज, झ से प्रारंभ होने वाले शब्दों का समाहार किया गया है। चतुर्थ वर्ग में मूर्धन्य वर्णों ट, ठ, ग, ढ, ढ़ से प्रारंभ होने वाले शब्दों से युक्त। पंचम वर्ग दंत त, थ, द, ध, न से प्रारंभ होने वाले शब्दों का संकलित रूप है। सप्तम वर्ग अंतस्थ व्यंजनों य, र, ल, व
तथा दंत स से प्रारंभ होने वाले शब्दों का संकलन है। अष्टम वर्ग में केवल उस वर्ण ह से प्रारंभ होने वाले शब्दों का संकलन हुआ है। इस ऊपर गिनाए व्यंजन वर्गों में शब्दों का आख्यान व्यंजनों में निहित स्वरों के क्रम में किया गया है। जैसे कंठ वर्ग के क से प्रारंभ होने वाले शब्दों का आख्यान करते समय आचार्य सर्वप्रथम अकारांत क से प्रारंभ होने वाले शब्दों का आख्यान करते हैं। जैसे कल्ला, कविसम, मज्जे, कलिकल्ला, विक्रमी, कच्चम, कोडुम्ब, कज्जे, कस्सो, कच्छरो और सदकमी। इस गाथा में कल्ला, कविसम, कली तथा कल्लोर, कच्छर आदि शब्दों का आदिभूत व्यंजन क स्वर संयुक्त है। इसी प्रकार अन्य स्वरों से युक्त शब्दों का आख्यान करते समय वे गाथा के पहले ही एक पंक्ति में अब इकारादय, उकारादय, एकारादय आदि कहकर निर्दिष्ट कर देते हैं। एकार्थक और अनेकार्थक शब्दों का प्रत्याख्यान करने के पहले वे भी इत एकार्था और अनेकार्था आदि कहकर निर्दिष्ट करते चलते हैं। सर्ववर्ग की भांति व्यंजन वर्गों में भी पहले द्वय अक्षर, त्रिद्वय अक्षर, चतुर अक्षर आदि शब्द क्रम से प्रत्याख्यात किए गए हैं। इस प्रकार देशी शब्दों और उनके पर्यायवाची तद्भव शब्दों का प्रत्याख्यान करने वाली देशी नाम वाला की मूल पाठ से संबंधित गाथाएं स्वरूप की दृष्टि से कहीं भी दूर नहीं है। कदम कदम पर आचार्य दूरताओं को मिटाने के लिए संकेत देते चलते हैं। गाथाओं के स्वरूप का निर्धारण हो जाने के बाद प्रत्येक वर्ग में निहित गाथाओं की संख्या का उल्लेख करते चलते हैं। और इस तरह से जो है 8 वर्ग बताए गए हैं और 8 वर्ग में कुल मिला के जो है इन्होंने जो है 3978 शब्दों का संग्रह किया। मैं संक्षिप्त नहीं कर रहा हूँ उसको। आधुनिक आर्य भाषाओं उनकी बोलियों में पाए जाने वाले शब्दों का सीधा संबंध इन देशी शब्दों में देखा जा सकता है। सर्वाधिक रोचक तो यह है कि आर्यतर भाषाओं में कुछ ऐसे शब्द भी देशी में पहचाने जाने लगते जा रहे हैं। जैसे अक्का, अक्का का होता है भगिनी, जो देशी नाममाला के प्रथम के छठवीं गाथा है। प्राकृत और उपरांत अक और अक्का शब्द मिलते हैं। इनका अर्थ माता और ज्येष्ठ भगिनी दोनों है। मोनियर विलियम्स ने पंचतत्व में आगत अक्का शब्द को कोंकणी बताते हुए ज्येष्ठ भगिनी अर्थ किया है। विद्वानों ने भी इसे द्रविड़ भाषाओं से आगत माना है। वास्तव में यह कन्नड़ आदि भाषाओं से उधार लिया हुआ शब्द है। कन्नड़, तमिल, तेलुगु में यह शब्द ज्येष्ठ भगिनी का वाचक है। यह कन्नड़ में क, तमिल में अक्का, तेलुगु में कोडगु है। कड्डप, ढेर, ढेर मतलब इस तरह से। देशी शब्द के दूसरे अध्याय का है 13वीं गाथा। प्राकृत अपभ्रंश यह कड्डप फलार अर्थ में मिलता है। यह शब्द भी मूल